हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी, तो चलिए अपने इस हिंदी के क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग हिंदी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करने जा रहे हैं, जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी बच्चों को क्लास लास्ट तक करनी है और क्लास के बाद आपको अपना फीडबैक देना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। और जिन भी बच्चों को डाउट्स रह जाता है, ठीक है, जिन भी बच्चों को डाउट्स रह जाता है वो कमेंट में पूछ लेंगे, मैं वहाँ आपको आंसर कर दूँगी। तो चलिए हमारे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्रिया का मूल रूप क्या है। ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है क्रिया का मूल रूप क्या है। ऑप्शन ए में दिया है क्रिया विशेषण, बी में दिया है कारक, सी में दिया है धातु और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी बच्चों को जल्दी से बताना है कि क्रिया का मूल रूप क्या है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन सी है उनका राइट है। क्रिया का मूल रूप धातु है। ठीक है, धातु को हम लोग बोल सकते हैं ना कि जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनाई जाती है। ठीक है, जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातु। ठीक है, जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनाई जाती है उसी को हम लोग धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ये एक पड धातु है, लिक धातु है। ठीक है, ये सब धातु है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिए। ठीक है, पड धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिए तो हमारा क्या बन गया है, हमारा क्रिया बन गया पढ़ना। ठीक है, लिक धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने से क्या हमारा बन गया, हमारा क्रिया बन गया लिखना। तो धातु जो है क्रिया का मूल रूप है। सभी को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रिया विशेषण की। तो क्रिया विशेषण हम लोग किसको कहेंगे, जो क्रिया की विशेषता बताए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। अब देख लेते हैं हम लोग कारक। तो कारक जो है ना, संज्ञा अथवा सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताता है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध है वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कौन बताता है, हमारा कारक। ठीक है, क्रिया के साथ जो संबंध होता है संज्ञा और सर्वनाम का, वो हमारा कारक बताता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो हम लोग याद करते हैं उसी से आपको बताना है आवश्यकता से अधिक वर्षा। ठीक है, आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एकल शब्द कौन सा है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एकल शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है अतिवृष्टि, बी में दिया है अतुल, सी में दिया है वागदान और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अपव्यय। आप सभी बच्चों को बताना है कि आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए है उनका राइट है। आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए हम लोग एक शब्द में अतिवृष्टि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अतिवृष्टि। चलिए आप बात कर लेते हैं अतुल की। तो अतुल किसको कहेंगे, जिसकी समानता न की जा सके। ठीक है, जिसकी समानता न हो या जिसकी तुलना न हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अतुल। ठीक है, कहते हैं ना एक अकेला यही है, तो वो हो गया अतुल। बात करें वागदान, तो वागदान जो है ना वचन देने की रस्म। ठीक है, वचन देने की रस्म को हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं, वागदान। ठीक है, वचन देने की रस्म को एक शब्द में हम लोग बोलते हैं वागदान। अब बात करें अपव्यय। ठीक है, तो अपव्यय किसको कहेंगे, फिजूल खर्च करने वाला। ठीक है, फिजूल खर्च करने वाला। ठीक है, फिजूल खर्च करने वाला को हम लोग एक शब्द में बोलते हैं अपव्यय। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों संधि से है। आपको बताना है दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। ठीक है, यहाँ पे जो संधि विच्छेद दिया गया है 4 ऑप्शन में आपको सही विकल्प चुनना। ऑप्शन ए में दिया है संग जोड़ योग,
बी में दिया है समजोड़ योग, सी में भी दिया है समजोड़ योग, ठीक है। बी में भी समजोड़ योग है और सी में भी समजोड़ योग है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मौ में हलंत है, ठीक है। यहाँ पर मौ में हलंत है, यहाँ पर मौ में हलंत नहीं, अर्थात यहाँ पर आधा मौ है, यहाँ पर पूरा मौ है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है समजोड़ योग। आप सभी बच्चे जल्दी से बताइए कि सही संधि विच्छेद कौन सा है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका राइट है। जो पेड कोर्स के हमारे स्टूडेंट हैं उसको तो पता ही है, क्योंकि आप लोग व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं, लेकिन जो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जब आप देख रहे समजोड़ योग समजोड़ योग समजोड़ योग समजोड़ योग, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये संयोग का संधि विच्छेद है, ठीक है। यहाँ से हम लोग पकड़ लिया। अब संयोग का संधि विच्छेद कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग व्यंजन संधि में एक नियम पढ़े कि यदि शब्द में अंग की बिंदी आए तो विच्छेद करते समय ये आधा मौ में बदल जाता है, ठीक है। आप लोग भी पढ़े होंगे, जहाँ भी पढ़ते होंगे वहाँ पर, कि ये जो अंग की बिंदी है विच्छेद करते समय आधा मौ में बदल जाती है। तो कैसे हम लोग विच्छेद करेंगे। 100 ये अंग की बिंदी आधा मौ में बदल गई विच्छेद के टाइम में, और योग एज इट इज लिख दिए, तो हमारा क्या हो गया, समयोग का संधि विच्छेद, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन भी क्या हो गया, राइट हो गया। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैं तुम्हारे घर आया किंतु तुम मिले नहीं थे, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। ये जो वाक्य है, मैं तुम्हारे घर आया किंतु तुम मिले नहीं थे, इस वाक्य में जो त्रुटि है अर्थात गलती है उसको आपको सुधार करना है। बताना है कि यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा राइट है, ठीक है। ऑप्शन ए में है, मैं तुम्हारे घर आया पर तुम नहीं थे। बी में है, मैं तुम्हारे घर गया कि तुम नहीं मिले। सी में है, मैं तुम्हारे घर आया और तुम वहाँ नहीं थे। और ऑप्शन नंबर डी में है, मैं तुम्हारे घर गया पर तुम वहाँ नहीं थे। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि कौन सा जो पंक्ति है जिसमें त्रुटि नहीं है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन डी है उनका राइट है। मैं तुम्हारे घर गया पर तुम वहाँ नहीं थे, इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हिंदी साहित्य से आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कृति गोदान, ठीक है। हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कृति गोदान के रचनाकार कौन है, आपको बताना है हिंदी साहित्य के ये जो सुप्रसिद्ध रचना है, कृति है गोदान, इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में दिया है प्रेमचंद, बी में दिया है फणीश्वर नाथ रेणु, सी में दिया है महादेवी वर्मा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है रामधारी सिंह दिनकर। तो जल्दी से बताइए बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा, गोदान किन्होंने लिखी है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए है उनका राइट आंसर है। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखी थी, और कब लिखी थी, तो 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान उपन्यास लिखा था। और इस उपन्यास में जो है ना कृषक जीवन पर आधारित है। ये जो गोदान उपन्यास है हमारा कृषक जीवन पर आधारित है, और इसमें जो ग्रामीण समाज के बारे में तो वर्णन किया ही गया, लेकिन नगर के जो समाज है उसकी भी समस्याओं का चित्रण किया गया है। किसमें, तो हमारा गोदान उपन्यास में, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की। तो आपके एग्ज़ाम में पिछले बार पूछा गया था, मतलब आपके प्रीवियस ईयर्स में, कि फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो एक रचना है पंचलाइट, ये पंचलाइट किन्होंने लिखी है। तो पंचलाइट किन्होंने लिखी है, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। अब बात करें महादेवी वर्मा जी की, तो इनकी एक रचना आपके 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। 2021 में पूछा गया था कि स्मृति की रेखाएं, ठीक है, स्मृति की रेखाएं के रचनाकार है, ठीक है। स्मृति की रेखाएं के रचनाकार है, तो किन्होंने लिखी है स्मृति की रेखाएं, तो महादेवी वर्मा जी ने लिखी है, ठीक है। आप सभी बच्चों अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके 2021 में आया गया प्रश्न है, ठीक है। बात करें रामधारी सिंह दिनकर की, तो 2020 में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था हुंकार, ठीक है। हुंकार किन की कृति है, हुंकार किन्होंने लिखी है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने हुंकार लिखी है। ये आपके 2020 का प्रश्न है, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने हुंकार लिखी है, महादेवी वर्मा जी ने स्मृति की रेखाएं लिखी है, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने पंचलाइट लिखी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न से पहले मैं बता दूं, जो भी बच्चे बिहार पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, ठीक है, पूरा डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी की जाएगी, थ्योरी के साथ, प्रीवियस ईयर्स के साथ, और जितने भी टीचर्स होंगे सारे पैरामेडिकल क्वालिफाइड होंगे, ठीक है। ऑल टीचर्स आर पैरामेडिकल क्वालिफाइड, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को तैयारी करनी है बेहतरीन तरीके से तो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में बच्चों आपको बताना है, दिए गए विकल्पों में से एक का बहुवचन होगा, ठीक है। सभी बच्चों को बताना है कि एक का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है बहुत, बी में दिया है अनेक, सी में दिया है ज़्यादा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है दो। तो जल्दी से बताइए बच्चों कि एक का बहुवचन क्या होगा। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका राइट आंसर है। एक का बहुवचन क्या होता है, तो अनेक होता है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब बच्चों आपसे पूछा जा रहा है, वह 100 प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ठीक है। वह 100 प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वाक्य की त्रुटियां सुधारे। इस वाक्य में कहाँ त्रुटि है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, बी में दिया है वह प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, सी में दिया है वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा और ऑप्शन नंबर डी में दिया वह 100 प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। जो सभी बच्चों को इसका आंसर बताना है कि वह 100 प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा में कहाँ त्रुटि है। तो जल्दी से बताइए कमेंट में क्या होगा आंसर। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है उनका राइट है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये राइट है, ठीक है। 100 प्रमाण सहित नहीं होगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों अगला प्रश्न आपसे विलोम शब्द से पूछा जा रहा है। आपको बताना है प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, ठीक है। आप सभी बच्चों को बताना है कि प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है द्वेष, बी में दिया है अधर्म, सी में दिया है अपावन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है निंदा। तो सभी बच्चों जल्दी से बताएंगे कि प्रशंसा का विलोम शब्द कौन सा है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है उनका राइट है, ठीक है। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होता है, निंदा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं द्वेष की। तो द्वेष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रीति, ठीक है। द्वेष का विलोम शब्द हो जाएगा प्रीति। चलिए अब हम लोग अधर्म का भी विलोम शब्द देख लेते हैं। तो अधर्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, धर्म। बात करें अपावन की तो अपावन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पावन, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में बच्चों आपसे पूछा जा रहा है, कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का क्या अर्थ है, ठीक है। ये प्रश्न मुहावरा से आप सभी को बताना है, कलेजे का टुकड़ा मुहावरा का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया अनुभवहीन होना, बी में दिया है खुश होना, सी में दिया है बहुत प्यारा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है खुशियाँ मनाना। तो सभी बच्चों जल्दी से बताएंगे कि कलेजे का टुकड़ा मुहावरा का क्या अर्थ है, ठीक है। जल्दी से बताइए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका राइट है। कलेजे का टुकड़ा मुहावरा का अर्थ होता है बहुत प्यारा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपको बताना है, दिए गए विकल्प में, ठीक है, दिए गए विकल्प में सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना। श्रद्धावान को ही डैश की प्राप्ति होती है, श्रद्धावान को डैश की प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए में दिया है धन, बी में दिया है संपत्ति, सी में दिया है ज्ञान और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपहार। आप सभी बच्चों को बताना है कि श्रद्धावान को ही डैश की प्राप्ति होती है, किसकी प्राप्ति होती है, जल्दी से बताइए कमेंट्स में। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका राइट है। श्रद्धावान को ही किसकी प्राप्ति होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों हमारा हिंदी साहित्य से आप सभी को बताना है, भारत दुर्दशा किस युग में लिखा गया है, ठीक है। आप सभी बच्चों को बताना है कि भारत दुर्दशा जो है किस युग में लिखा गया है। ऑप्शन ए में दिया है छायावादी युग,
बी में दिया है द्विवेदी युग, सी में दिया है भारतेंदु युग और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि भारत दुर्दशा किस युग में लिखा गया है। ठीक है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका राइट है। भारतेंदु युग में भारत दुर्दशा लिखा गया था और किन्होंने लिखी थी, तो हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और कब लिखी थी, तो 1875 ईस्वी में। ठीक है, 1875 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारत दुर्दशा लिखी थी। ठीक है, चलिए अब बात करें छायावादी युग की। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन से कवि छायावादी युग के कवि है। ठीक है, 4 युग कवि का नाम था, उनमें से कोई एक छायावादी युग के कवि थे, तो आपको बताना था कि कौन सा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ छायावादी युग के 4 प्रमुख कवि। अगर आपके एग्जाम में फिर से पूछा जाएगा तो आपको गलती नहीं होगी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा। ठीक है, यहाँ नीचे लिख रहे हैं महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं ये छायावादी युग के कवि थे। बात करें द्विवेदी युग के, द्विवेदी युग के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इन्हीं के नाम पे ये द्विवेदी युग पड़ा है। ठीक है, इनको द्विवेदी युग का प्रवर्तक कहा जाता है। किनको, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। भारतेंदु युग तो अभी देख लिए। चलिए तो अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से हिंदी साहित्य से पूछ रहा है। आप सभी बच्चों को बताना है इनमें से कौन सी रचना स्वामी दयानंद की है। ठीक है, आप सभी को बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कौन सी रचना है। ऑप्शन ए में दिया है भारत मित्र, बी में दिया है सत्यार्थ प्रकाश, सी में दिया है सदादर्श और ऑप्शन नंबर डी में दिया है परीक्षा गुरु। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कौन सी रचना है। ठीक है, वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका राइट आंसर है सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। और कब लिखी है, तो 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे मुहावरा से पूछ रहा है, आपको बताना है आग में घी डालना। ठीक है, ये मुहावरा जो है आग में घी डालना, मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया है यज्ञ करना, बी में दिया है किसी के क्रोध को भड़काना, सी में दिया है पक्षपात करना और ऑप्शन नंबर डी में दिया है शुभ वस्तु पर घी डालना गिराना। तो जल्दी से सभी बच्चों बताएंगे कि आग में घी डालना मुहावरा का क्या अर्थ है। और ये जो है ना हमेशा आम बोलचाल में हम लोग यूज करते हैं ना कि आग में घी मत डालो, मतलब किसी का गुस्सा को और मत भड़काओ, पहले से वो गुस्सा है और गुस्सा मत भड़काओ। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है उनका राइट आंसर है आग में घी डालना। मुहावरा का अर्थ होता है किसी के क्रोध को भड़काना। ठीक है, और मुहावरा से हर साल आपके एग्जाम में एक प्रश्न रहता है और 2021 में भी था, 2020 में भी था और उससे पहले भी मुहावरा से प्रश्न पूछे गए थे। तो मुहावरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों संधि से है। आप सभी को बताना है कि अत्याचार, ठीक है, अत्याचार का दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। ठीक है, 4 जो यहाँ ऑप्शन दिया है उनमें से आपको बताना है कि अत्याचार का कौन सा सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए में दिया है अत्य जोड़ आचार, बी में दिया है अति जोड़ आचार, सी में दिया है अत्याजोड़ चार और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अति जोड़ आचार। आप सभी बच्चों को बताना है कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। वेरी गुड। जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है उनका राइट आंसर है अति जोड़ आचार होता है हमारा अत्याचार का संधि विच्छेद। लेकिन किस प्रकार से होता है आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले संधि विच्छेद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अ प्लस या आधा तो है तो हलंत। ये जो या है किस प्रकार से बना, हम लोग पढ़े थे ना यन संधि में, हर्षई या दीर्घई प्लस आ मिलकर क्या बनाता है या। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या है प्लस हर्षई प्लस आ
प्लस 4, ठीक है। ये जो हर सही है इस तौ को पूरा किया तो क्या हो गया अति, और ये जो आचार है ये दोनों जुड़ गया तो क्या बना आचार, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, अति जोड़ आचार हमारा अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया है उनमें से आपको रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा डैश से है। आप सभी बच्चों को बताना है कि राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा डैश से है, किससे है। ऑप्शन ए में दिया है जातिवाद, बी में दिया है बंधुत्व, सी में दिया है आपसी प्रेम और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सौहार्दता। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा खतरा किससे है। राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा किससे है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है उनका राइट आंसर है राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा जो है जातिवाद से है, ठीक है। जातिवाद से ही राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा है। तो आज का हमारा क्लास का ये अंतिम प्रश्न था, हम लोग देख लिए। अब मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करके अपना ज़रूर फीडबैक देना कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में।